हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रह तंत्र के बारे में कि ग्रह तंत्र क्या होते हैं और उसमें जो ग्रह तंत्र में जैसे ये कितने ग्रह हैं, जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन और परिभ्रमण और उल्का पिंड ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रह तंत्र। सबसे पहले ग्रह तंत्र क्या होता है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो है एनर्जी बजट और सारे चीज़ जो हैं वो पढ़ाए थे। तो इसमें जो है अभी पढ़ाएंगे ग्रह तंत्र क्या होता है। तो आप लोग बस ध्यान से देखते जाना। ग्रह तंत्र क्या होते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने समीपी तारे अर्थात सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से ऊर्जा तथा प्रकाश की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह का मतलब हो गया कि मान लिया ये हमारा सूर्य है, तो ग्रह क्या करते हैं? ग्रह इसकी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इसी सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रह, तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। फिर देन है, साथ ही उन ग्रहों की परिक्रमण पथ एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। तो ग्रह वो होते हैं कि जैसे मान लिया एक ग्रह है, एक ग्रह है, तो यहाँ पे सूर्य है, तो ये ऐसे परिक्रमा कर रहा है और ये इधर से परिक्रमा कर रहा है। ये नहीं कि ये इसमें से जाके परिक्रमा करने लगे, तो ये ग्रह नहीं माना जाएगा। मतलब स्वतंत्र रूप से ये दोनों जो है स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करें, किसकी? सूर्य की। फिर उसके बाद है कि इन पिंडों का गुरुत्वीय मान इतना हो कि वे एक निश्चित मान एवं स्वरूप धारण करते हो, कि उनका जो है एक निश्चित मान हो, गुरुत्वीय मान हो और एक निश्चित स्वरूप हो, तो वो भी ग्रह कहलाते हैं। तो तीन चीज़ हैं इसके लिए, ग्रह के लिए। पहला तो है कि सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए और ग्रह जो है सूर्य से ऊर्जा तथा प्रकाश लेते हैं और उनका परिक्रमण पथ एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। क्योंकि जो प्लूटो था वो स्वतंत्र नहीं था, वो 243 वर्षों में जाके बृहस्पति की कक्षा में जो है वो, सॉरी बृहस्पति नहीं, वरुण की कक्षा में जो है गति करता था, कक्षा को मतलब प्रतिच्छेदित करता था। उसे बोलते हैं कि जैसे मान लिया वरुण से चल रहा है तो प्लूटो जो मान लिया है तो 243 वर्षों में ये इसके अंदर चला जाता था, उसके अंदर जो उसका क्षेत्र है उसको प्रभावित करता था, तो इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया था 2006 में। लेकिन अभी हम यहाँ देखते हैं, वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है 8 है और जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जो सूर्य के पास वाले चार होते हैं, उन्हें कहते हैं इनर प्लेनेट, मतलब आंतरिक ग्रह, और आउटर प्लेनेट जो बृहस्पति के बाद वाले होते हैं। तो सूर्य के नज़दीकी में कौन कौन से ग्रह हैं? पहले तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चार ग्रह जो हैं सूर्य से नज़दीकी के क्रम में है। अब देखो ये जो बुध है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घूमता है। मान लिया सूर्य ऐसे है तो ऐसे इधर से घूमेगा ऐसे करके। और जो शुक्र है वो क्लॉकवाइज मतलब वो दक्षिणावर्त घूमता है, ऐसे करके घूमता है। ठीक है। तो केवल शुक्र और जो यूरेनस है, देखो यहाँ पे तीर मैंने ऐसे बनाया है, और यूरेनस, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अपने जो है कक्षा के जो वामावर्त है वो दक्षिणावर्त, वामावर्त ना घूम करके दक्षिणावर्त घूमते हैं, एक्सेप्शन है दोनों। और ये क्यों घूमते हैं इसका रीज़न अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पास वाले चार ग्रह हैं उन्हें इनर प्लेनेट बोलते हैं, जिसे रॉकी प्लेनेट भी बोलते हैं। और रॉकी प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है सरफेस पर चट्टान होते हैं। एक मिनट गाइज, मैं इसको फ्लाइट मोड कर देता हूँ जिससे कि नोटिफिकेशन बंद हो जाए। उसके बाद फिर ये रॉकी प्लेनेट जो है, इसको रॉकी प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चारों ग्रह होते हैं ये चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, इसे रॉकी प्लेनेट जो चट्टान ग्रह बोलते हैं। और इधर के जो प्लेनेट है बृहस्पति, शनि, अरुण अरुण, उन्हें गैसियस प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि इनमें गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और देखो इन चारों में जो पृथ्वी सबसे बड़ी है, इन चारों ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो इसलिए इस इनर प्लेनेट को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। तो बुध, शुक्र और बुध, पृथ्वी और मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं, पार्थिव ग्रह। और ये जो चारों आते हैं ये बाहर हैं और इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो इसलिए बृहस्पति की इंग्लिश होती है जुपिटर, तो इसको जोवियन प्लेनेट या बृहस्पति ग्रह बोलते हैं इन चारों को। तो अगर पूछा जाए कि कौन से पार्थिव ग्रह में सम्मिलित नहीं है, तो शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध ये चारों हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण नहीं है। फिर आता है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, शुक्र और यूरेनस परिक्रमा करते हैं सूर्य से किस दिशा में? क्लॉकवाइज। यहाँ लिखा है क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं, मतलब कि अगर सूर्य ऐसा है तो ऐसे परिक्रमा करेंगे ये दोनों ग्रह। फिर है शुक्र और यूरेनस में सूर्य पश्चिम में उगता है, तो क्योंकि ये परिक्रमा इस तरह से करते हैं इसलिए इनका जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। जुपिटर जो होता है, यहाँ एक पॉइंट लिखा, जुपिटर 10 घंटे में सूर्य की गति व सूर्य की परिक्रमा करता है और 5 घंटे दिन व 5 घंटे, मतलब जुपिटर जो होता है, ये जुपिटर माने बृहस्पति जो होता है वो 10 घंटे में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो यहाँ पे 5 घंटे दिन और 5 घंटे का रात होता है।
शुक्र 243 दिनों में परिक्रमा करता है। पृथ्वी की मैक्सिमम, ये याद रखने वाली बात है कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, तो पृथ्वी की मैक्सिमम डेंसिटी होती है देन मरकरी की, बुध की, देन शुक्र की। तो पृथ्वी, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, फिर बुध का है और देन शुक्र का है। फिर अब देखो बुध ग्रह के बारे में, शनि का घनत्व तो सबसे कम होता है पानी से भी, मतलब इसका मतलब ये होगा, मैंने लिखा शॉर्ट में कि शनि का जो घनत्व होता है वो पानी से भी कम होता है, तो इसलिए पानी पर रखने पर ही उत्प्लवित होगा। मान लिया शनि रखा, शनि ग्रह है, और शनि ग्रह को, सॉरी ये तो सूर्य बन गया, शनि ग्रह है, शनि ग्रह को पानी में अगर जो रख दिया जाएगा तो ये पानी के अंदर नहीं जाएगा, ये पानी के ऊपर ही थोड़ा बहुत अंदर जाएगा लेकिन तैरेगा ऊपर। बुध, बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। यह सूर्य का सबसे करीब का ग्रह होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा भी सबसे तेजी से करता हुआ लगभग 88 दिनों में पूरी कर लेता है। इस ग्रह का अपना कोई वायुमंडल लगभग नहीं है, इसलिए बुध का वह भाग जहाँ दिन है तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा जहाँ रात्रि है वहाँ -170 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। इसलिए इस ग्रह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो तापांतर का मतलब होता है कि अंतर माने घटाना, और ताप माने ताप को एक दूसरे घटा दिया जाए। मतलब जैसे मान लिया 250 है और 150 है, तो 250 हाईएस्ट है, 150 मिनिमम है, तो ताप अंतर कितना हो गया, 100 हो गया। ताप अंतर कितना हो गया, 100। और जब मान लिया 350 है और 150 है, सबसे ज़्यादा तापमान 350 और सबसे कम तापमान 150, तो इसका तापांतर कितना हो जाएगा, 150। तो इस तापांतर में 150 ज़्यादा है 100 से, तो इसलिए तापांतर जो होता है, तापांतर मतलब जो सबसे ज़्यादा ताप है और जो सबसे कम ताप है उन दोनों के बीच का अंतर ही तापांतर कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पे बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो तापमान है 450 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है दिन में, और रात में कितना पहुँच जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापांतर कितना हो जाएगा, 450 में से 170 नहीं घटाएंगे, इसको 170 जोड़ेंगे, क्योंकि 170 प्लस में है ना, माइनस में है। अगर ये प्लस में होता तो घटाते, अब माइनस में तो इसको जोड़ देंगे, 0 7 5 12 और 4 1 5 1 6, 620 डिग्री का तापांतर है। मतलब इनमें तापांतर जो है 620 डिग्री है, समझ गए। तो तापांतर बुध ग्रह में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वायुमंडल नहीं पाया था। और देखो बुध में गुरुत्वीय शक्ति की कमी है क्योंकि बुध छोटा है, बुध में गुरुत्वीय शक्ति नहीं होती, जिसे पृथ्वी खींच लेता है वैसे ही नहीं खींच पाती। फिर बुध में तापमान में अधिकता होने के कारण भी वायुमंडल नहीं होता। अब देखो वायुमंडल क्यों नहीं होता, अगर जो कोई पूछे तो क्योंकि सूर्य के पास है तो तापमान ज़्यादा होगा, तो इसलिए वायुमंडल नहीं होता। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध को व्यापार एवं कौशल का देवता भी कहते हैं। तो बुध को क्या कहते हैं, व्यापार एवं कौशल का देवता। फिर है वेनस, शुक्र के बारे में। हम लोग शुक्र के बारे में देखते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र आकार एवं प्रकार में पृथ्वी के लगभग समान होने की वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है। शुक्र यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, तो यहाँ से देखने पर शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। प्रेम और सौंदर्य की देवी इसे कहा जाता है। अब प्रेम और सौंदर्य की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मान लिया कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो जब ये पार्क में जाते हैं मिलने के लिए, तो जब पार्क में जाते हैं मिलने के लिए तो क्या होता है कि अब इनके प्यार का साक्षी कौन होगा, इनके प्रेम का साक्षी कोई नहीं होता, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो तो है प्रेम का साक्षी है, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में नहीं दिखता है, लेकिन शुक्र जो है कृष्ण पक्ष में भी दिखता है। तो इसलिए शुक्र को साक्षी मानकर ये दोनों प्रेम करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्रेम और सौंदर्य की देवी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोमन पौराणिक ग्रंथों में रोमन पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। और शुक्र को भोर एवं संध्या का तारा भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले दिखाई देता है वहाँ पे और सबसे बाद में दिखाई देता है शुक्र पर ही, जो है सूर्य। शुक्र जो है सबसे पहले भी दिखाई देता है और सबसे बाद में भी दिखाई देता है। इसको आगे हम वर्णन करेंगे क्योंकि संध्या बेला में सबसे बाद में और भोर में सबसे पहले दिखाई देने वाला तारा शुक्र है। देखो यहाँ लिखा है, इसलिए इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। और ये CO2 से निर्मित होता है, गैसों से। एंड फिर उसके बाद हमारा CO2 से निर्मित होने के कारण शुक्र का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखो शुक्र का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे ज़्यादा तापमान किस में ग्रह पे पाया जाता है, शुक्र पे, लेकिन सबसे ज़्यादा तापांतर जो है वो बुध ग्रह पे पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ताप पूछेगा तो क्या होगा शुक्र, और तापांतर पूछेगा तो क्या होगा बुध। यह सूर्य की परिक्रमा दक्षिण दिशा में करते हैं तो बता दिया, इसलिए यह सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका घूर्णन काल 243 दिन तथा परिक्रमण काल से अधिक होता है। मतलब परिक्रमण काल कितना होगा इसको एक बार देख लेते हैं। परिक्रमण 224। तो जो सूर्य है इसका घूर्णन और परिक्रमण मतलब समझते हैं। जैसे मान लिया सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य के बाद ये शुक्र है, तो शुक्र ऐसे मान लिया घूर्णन करना मतलब कि ऐसे अपने ही स्थान पे ऐसे घूमना। जैसे मान लिया मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर मैं इसी यहीं घूम रहा हूँ, इसी अपने ही स्थान पे, पैर बस इधर उधर हो रहा है। और जब परिक्रमण होता है मतलब यहाँ से मैं यहाँ आ गया,
फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से ऐसे गोल गोल में घूम रहा हूँ, तो ये परिक्रमण हो गया। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो कम है। जब ये परिक्रमण करता है ऐसे से दूर तो एक कम है, और जो यहीं पे घूमता है ये ज़्यादा है। किसका? शुक्र का। तो शुक्र का घूर्णन काल जो होता है परिक्रमण के दिन से अधिक होता है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। शुक्र पे सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। देन अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की अवस्थिति सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और गोल्डीलॉक्स कहते हैं कि पृथ्वी की यह दूरी सूर्य के संदर्भ में इतनी अनुकूल है कि यहाँ जीवन का विकास हो सकता है, अर्थात इसकी अवस्थिति गोल्डीलॉक्स जोन में है। पृथ्वी की अवस्थिति किस किस जोन में है? गोल्डीलॉक्स जोन में। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल है अन्य रंगों को तो अवशोषित कर लेता है, नीले रंग को परावर्तित कर देता है, इसलिए जल भी यहाँ पे 70% से ज़्यादा है, तो इसलिए जल के कारण भी नीला होता है। फिर मंगल ग्रह के बारे में, इसे युद्ध का देवता कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह में आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। आकार प्रकार में यह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है, परंतु बुध से बड़ा है। आकार प्रकार में पृथ्वी से छोटा तथा शुक्र से छोटा है, परंतु बुध से क्या है? बड़ा है। ठीक है, बुध से बड़ा है, पृथ्वी और शुक्र से छोटा है। तो ये भी ध्यान दें। तो कौन कौन हो गया? पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा और बुध से बड़ा। तो बुध के बाद क्या आएगा? मंगल। मंगल के बाद आएगा क्या? शुक्र। शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, ऐसे बढ़ते क्रम में। फिर इसके बाद पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है तथा मंगल का झुकाव 25 डिग्री है। इन दोनों का झुकाव लगभग सेम है, तो इसलिए पृथ्वी की तरह मंगल पर भी 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। मंगल अपने अक्ष पर पृथ्वी की भांति लगभग 25 डिग्री पर झुका हुआ है, एवं इस झुकाव के साथ ही सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिन में पूरी करता है, इसलिए मंगल में पृथ्वी की तरह 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। इस ग्रह में दुनिया के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मास पाया जाता है, तथा सबसे विस्तृत ज्वालामुखी क्षेत्र निक्स ओलंपिया भी मंगल में पाई जाती है। मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। वर्तमान शोधों से ज्ञात होता है कि मंगल पर जल और जीवन की संभावना है। एक मिनट गाइस। क्षुद्र ग्रह। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो देखो, ये हमारा सूर्य था, सूर्य के बाद बुध के बाद आपका शुक्र पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो टुकड़े पाए जाते हैं, मतलब आकाशीय पिंड, उन्हें क्षुद्र कहते हैं। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो लिखा है, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के मध्य ठोस खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की भांति वामावर्त दिशा में गति करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह दिशा में कर रहे हैं, लिख रहा हूँ, गति कर रहे हैं, तो इन्हें जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी इसी दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में जाते हैं। उड्स के अनुसार, उड्स एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कह सकते हो थे, या खगोलवेत्ता जो भी थे उड्स। तो उड्स ने कहा कि मंगल और बृहस्पति के मध्य दूरी के विश्लेषण से एक ग्रह अवश्य पाया जाना चाहिए था, इसलिए संभवतः यह क्षुद्र ग्रह ही ग्रह निर्माण प्रक्रिया में बिखरे हुए पदार्थों के समूहों या ग्रह निर्माण के समय ग्रहों के टकराने से पदार्थ बिखर कर इधर उधर फैल गए हों और एकत्रित होकर क्षुद्र ग्रह के रूप में प्राप्त होते हों। तो उड्स ने कहा कि जब उन्होंने दूरी, मंगल और बृहस्पति के बीच की दूरी देखी, तो उन्होंने विश्लेषण किया कि इनके बीच में एक कोई ना कोई ग्रह पाया जाना चाहिए, या संभवतः एक आकाशीय पिंड पाया जाना चाहिए, और वो आकाशीय पिंड शायद क्षुद्र ग्रह ही हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, क्षुद्र ग्रह होंगे। तो विभिन्न क्षुद्र ग्रहों में सीरस, पल्लास, जूनो सबसे बड़े हैं। सीरस, पल्लास, जूनो। क्षुद्र ग्रहों के नाम बताइए। सीरस, पल्लास, जूनो सबसे बड़े हैं। ये क्षुद्र ग्रह अपरिपक्व, अविकसित हैं, मतलब अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं? सीरस, पल्लास, जूनो। देन अब हम पहुँचते हैं बृहस्पति के बारे में, किंग ऑफ सोलर सिस्टम। इसे किंग ऑफ सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? सौर तंत्र का बादशाह, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है, आकार में। तो देखो, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान भी इसका है, और गैसीय ग्रह है, जिसका वायुमंडल जो है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन से निर्मित होता है। शनि, बृहस्पति। देखो, शनि और बृहस्पति में कंपटीशन होता रहता है। मैंने यहाँ कंपटीशन लिखा है, तो शनि और बृहस्पति में कंपटीशन होता रहता है। क्यों? क्योंकि कभी शनि के उपग्रह ज़्यादा हो जाते हैं और कभी बृहस्पति के उपग्रह ज़्यादा हो जाते हैं। तो बृहस्पति के उपग्रह को मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं। जो बृहस्पति के उपग्रह हैं उन्हें मिनी सोलर सिस्टम कहते हैं। और बृहस्पति के 4 उपग्रह कौन कौन से हैं? यूरोपा, गैनीमोड, कैलिस्टो एंड आइयो कोई उपग्रह है। तो यूरोपा, गैनीमोड, कैलिस्टो, आइयो, जिसमें से गैनीमोड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है दुनिया का। गैनीमोड जो है, देखो लिखा मैंने, गैनीमोड दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह है।
और कैलिस्टो आईओ। अब इन चारों की खोज यूरोपा, गैनीमोड, कैलिस्टो, आईओ की खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इसे गैलोलियन उपग्रह कहते हैं। और ग्रेट रेड स्पॉट क्या होता है? तो वायुमंडल द्वारा निर्मित सर्वोच्च उच्च दाब का क्षेत्र जो है ग्रेट रेड स्पॉट कहलाता है। वायुमंडल द्वारा निर्मित सर्वोच्च उच्च दाब का क्षेत्र ग्रेट रेड स्पॉट कहलाता है, जो कि बृहस्पति में है। फिर उसके बाद देखो, बृहस्पति ग्रह अपने धुरी पर लगभग 10 घंटों में एक घूर्णन पूरा करता है, जो कि पूरे ग्रह की तुलना में सर्वाधिक होती है। इसलिए यह 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का रात होता है वहाँ पे, मतलब बृहस्पति में, क्योंकि 10 घंटों में एक घूर्णन पूरा करता है। और देन शनि के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान भी लिया था, लेकिन और जानते हैं। शनि जो ग्रह होता है उसका घनत्व 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर के होता है, जो कि जल के घनत्व 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है। इसलिए जब शनि ग्रह को उसमें डुबोया जाता है या तो उत्प्लवित तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि ग्रह को कृषि का देवता कहा जाता है। हमारे सौर तंत्र में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, और इसे जल में जब रखा जाए तो डुबाया जाए तो ये उत्प्लवित तैरता हुआ प्रतीत होगा। इसके सौंदर्य में सबसे बड़ी विशेषता इसके विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले एवं आध्यात्मिक पिंडों से पाए जाने वाले क्षेत्र हैं, जिसका निर्माण हिमशीतित बर्फ एवं अधात्विक पिंडों से हुआ है। तो शनि जो होती है, शनि ग्रह, इसके चारों ओर ऐसे रिंग पाए जाते हैं, वो रिंग वलय, मतलब ऐसे करके ऐसे 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 रिंग पाए जाते हैं शनि ग्रह के चारों तरफ। तो इसी की वजह से बहुत सौंदर्य सा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। वर्तमानतः इसके खोजे गए वलयों की संख्या 26 है। शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या वर्तमान में सर्वाधिक है, जिसमें टाइटन बहुत महत्वपूर्ण है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। सौर तंत्र का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका अपना स्वयं का वायुमंडल, नाइट्रोजन की प्रधानता होती है टाइटन में, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें जीवन की संभावना है। टाइटन जो है दूसरा है, पहला तो गैनीमॉड है बृहस्पति का, दूसरा टाइटन है। फिर आता है यूरेनस के बारे में देखते हैं। यूरेनस में भी रिंग वलय पाए जाते हैं, जो कि ऐसे मान लिया ग्रह है तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके पाए जाते हैं रिंग वलय। यूरेनस जो होता है वरुण अरुण ग्रह कहते हैं यूरेनस को। ये भी क्लॉकवाइज, मतलब ये सूर्य की तरह, जो शुक्र की तरह ये भी घूमता है क्लॉकवाइज। और ये यूरेनस जो होता है लेट कर सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखो लेट कर, मतलब ये ऐसे नहीं परिक्रमा करता है, वैसे लेट जाता है और लेट के परिक्रमा करता है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं यूरेनस को। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण, सूर्य की परिक्रमा लगभग 98 डिग्री झुकाव के साथ। अब लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 98 डिग्री झुकाव होता है, इसलिए सूर्य का प्रभावी विस्थापन ध्रुव से ध्रुव के मध्य होता है। अत्यधिक झुकाव की वजह से इसे लेइंग स्टार या लेटा ग्रह कहते हैं। शुक्र के भांति यह दूसरा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन एवं परिक्रमण क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त में होता है, इसलिए यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम में होता है। अभी तक इसके खोजे गए उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें से ट्रिटेनिया, ओबेरॉन सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रिटेनिया जो होता है सबसे बड़ा है इसका, और ओबेरॉन सबसे चमकीला है। तो यूरेनस का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, उपग्रह कौन सा है? ओबेरॉन। और यूरेनस का सबसे बड़ा कौन सा है? ट्रिटेनिया। फिर इसके बाद वरुण को देखते हैं। वरुण जो है, भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इसे जल का देवता कहा गया है। जल का देवता कहा गया है किसको? वरुण को। अरुण एवं वरुण लगभग दोनों एक ही रंग के दिखाई देते हैं, इसलिए इसे यूरेनिस ट्विन या अरुण का जुड़वा ग्रह माना जाता है। हरे रंग के शायद दिखाई देते हैं। शनि के अलावा अरुण एवं वरुण ग्रह भी ऐसे होते हैं जिनमें वलय पाए जाते हैं, परंतु इनके वलय सापेक्षिक रूप से धुंधले दिखाई देते हैं। हमारे सौर तंत्र का सर्वाधिक दूरी पर, मतलब वरुण में भी ये वाले वलय पाए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा धुंधले दिखाई देते हैं। हमारे सौर तंत्र का सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित इस ग्रह के 5 महत्वपूर्ण उपग्रहों में ट्राइटन, ट्रीटन एंड नेराइड, क्या है? नियराइड एंड हिप्पोकैम्प। वरुण के रुझान 1 मिनट देखता हूँ मैं क्या क्या लिखा है। हाँ, ट्रेटन लिखा है, ट्रेटन, नेराइड एंड हिप्पोकैम्प। 5 महत्वपूर्ण उपग्रहों में 3 हैं ये आदि। और ट्रिटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो कि अपने मातृ ग्रह वरुण के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। मतलब वरुण जो है ऐसे घूर्णन करता है, तो इसका उपग्रह इस साइड में घूर्णन करता है, विपरीत दिशा में, जो ट्रेटन है। अब देन प्लूटो के बारे में देखते हैं, जो कि पहले ग्रह था, अब नहीं है। यह सौर तंत्र का 1930 में खोजा गया 9वां ग्रह था। 1930 में इसको 9वें ग्रह के रूप में शामिल किया गया था, परंतु 2006 में IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा ग्रहों की बदली हुई परिभाषा के आधार पर ग्रह की श्रेणी से इन्हें बाहर कर दिया गया, प्लूटो को, क्योंकि यह अपने समीपी ग्रह वरुण की कक्षा को प्रतिच्छेदित करता है। आज यह बौना ग्रह की श्रेणी में आता है।
तो ग्रह का कंडीशन होता है ना कि वो स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए, मतलब सूर्य का परिक्रमा स्वतंत्र, ऐसे मान लिया ग्रह है तो ये भी स्वतंत्र, ये ग्रह है तो ये भी स्वतंत्र। तो प्लूटो क्या कर रहा था, ये तो स्वतंत्र कर रहा था लेकिन 243 वर्षों के बाद ऐसे एक दूसरे कक्ष में चला जा रहा था परिक्रमा करते हुए, इसलिए इसको हटा दिया गया। पुच्छल तारे या कॉमेट्स क्या होते हैं? तो पुच्छल तारे क्या होते हैं? पुच्छल तारे, आपने उसका नाम सुना होगा कि टूटा हुआ तारा, उसी को पुच्छल तारा कहते हैं। अभी देखते हैं, ये हमारे सोलर तंत्र में सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित अति ठंडे हिमशीतित खगोलीय पिंड हैं, जो कि सूर्य के परिक्रमा विभिन्न ग्रहों की भांति ही वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। इन्हें गंदे हिमकंदुक के नाम से भी जाना जाता है। उछल तारों को यह परिक्रमण करते हुए जब सूर्य की समीप से गुजरते हैं तो सूर्य से प्राप्त होने वाली उष्मा ऊर्जा के प्रभाव से इनके हिमकण ऊर्ध्वपातित होकर लाखों किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे इनकी आकृति सिर एंड टेल पूंछ के भांति दिखाई देती है, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। सॉरी, पुच्छल तारा दूसरा है। पुच्छल तारा क्या होता है कि जो इस सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मान लिया पुच्छल तारा है ऐसे करके, ये बना है पुच्छल तारा, ठीक है। और ये सूर्य की जब परिक्रमा करते हैं तो ये दूर दूर तक फैल जाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश से। तो जब फैलते हैं तो एक तो यहाँ इनका नाभिक होता है, न्यूक्लियस, और जो ऐसे रहते हैं कोमा की तरह बाल, इसको बाल बोलते हैं कि ये जो कोमा इसको बोलते हैं, कोमा ये मुख मान लिया इसका है, पुच्छल तारा का ये मुख है और न्यूक्लियस है, और ये बाल जो है ऐसे लटके हुए हैं। और इनके जो ऊपर पाया जाता है गैसियस मात्रा पाई जाती है और नीचे डस्ट पाया जाता है, यहाँ गैस यहाँ डस्ट। मैंने यहाँ पे चित्र बनाया देखो कोमा, अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे कैसे है। पुच्छल तारों की संरचना में जब देखेंगे तो पुच्छल तारों की संरचना में है, इसका सिर नाभिक एवं कोमा में विभाजित रहता है। इसका सर जो नाभिक, इसका माले सर है, इन नाभिक और कोमा माने बाल की तरह, ऐसे बाल की तरह विभाजित रहता है, जिसमें न्यूक्लियस केंद्र है। ये न्यूक्लियस क्या है? केंद्र है। जबकि कोमा बिखरे हुए बालों की भांति, ये जो कोमा है बिखरे हुए बालों की भांति मुखमंडल को घेरने वाले गैसीय बादल हैं। ये क्या है? गैसीय बादल हैं। ये ऊपर गैसीय बादल और डस्ट धूल भी हैं। पुच्छ के ऊपरी भाग में गैसें पाई जाती हैं। ये जो मान लिया हमारा पुच्छल तारा है और इसके पूंछ हैं, तो पूंछ का ये ऊपरी भाग है, एक मिनट, ये मान लिया पुच्छल तारा है, ये पूंछ है, मान लिया ये पूंछ का ऊपरी भाग है और ये पूंछ का निचला भाग है। तो बंद कर दो तो भाई। देन अब पुच्छल तारा के बारे में बता रहे थे। पुच्छल तारों की संरचना, तो इसका सिर नाभिक एवं कोमा में विभाजित रहता है, जिसमें न्यूक्लियस केंद्र रहता है और कोमा बिखरे हुए बालों की तरह भांति मुखमंडल को घेरा रहता है, ठीक है। अब टेल में ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? गैस, यहाँ गैस पाया जाता है और यहाँ क्या पाया जाता है? डस्ट पाया जाता है। यहाँ मैंने चित्र बनाया है, आप लोग चित्र देख लीजिएगा। देखो इसका हेड है, सिर हमेशा सूर्य की ओर और पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में रहता है। मान लिया सूर्य यहाँ है तो इसका जो सर होगा इधर रहेगा और पूंछ जो होगा इधर रहेगा, समझ गए? ये नहीं कि मान लिया सूर्य यहाँ है तो यहाँ मुंह करके और इसका पूंछ इधर पीछे नहीं रहेगा, हमेशा मुंह जो है सूर्य की तरफ रहेगा। हमारे सौर तंत्र का सबसे समीपी पुच्छल तारा हैली है, जो 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। हैली, तो हमारे सौर तंत्र का सबसे समीपी तारा कौन सा है? हैली। फिर कमेट्स दो प्रकार के होते हैं, मतलब पुच्छल तारा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामयिक और दूसरा क्या होता है? असामयिक। सामयिक माने जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दिखाई देते हैं अंतरिक्ष में, और असामयिक माने जो किसका कोई समय अवधि नहीं होता, कब दिखें कब ना दिखें। उल्का पिंड, अब उल्का पिंड क्या होता है? सुदूर अंतरिक्ष में परिक्रमण करते हुए उल्का पिंड को हम लोग वो बोलते हैं, क्या कहते हैं? टूटा हुआ तारा, क्योंकि उल्का पिंड ही पृथ्वी पर आता है। तो अभी देखते हैं उल्का पिंड के बारे में, क्योंकि इसके पहले जो मैंने बता दिया था पुच्छल तारा, वो पृथ्वी तक शायद नहीं आता है। तो उल्का पिंड क्या होता है? सुदूर अंतरिक्ष में परिक्रमण करते हुए वह खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के आकर्षण में आ जाते हैं, मतलब ये परिक्रमा कर रहा है लेकिन पृथ्वी यहाँ है, इसने इसको खींच लिया उल्का पिंड को, तो इसके आकर्षण में आ जाते हैं तो घर्षण होने लगता है। घर्षण से जो होता है क्या कहते हैं? जलते हुए तारे की भांति प्रतीत होते हैं। टूटा तारा, देखो यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के आकर्षण से वायुमंडल में प्रवेश करते ही वायुमंडलीय घर्षण की वजह से जलते हुए टूटे तारे की भांति प्रतीत होते हैं। जब ये खगोलीय पिंड आता है, जब पृथ्वी यहाँ है, तो जब पृथ्वी के यहाँ वायुमंडल है, यहाँ पे जैसे आता है तो घर्षण होने लगता है, और घर्षण की वजह से वायुमंडल में क्या होता है? टूटे तारे की भांति चमकने लगता है, वही टूटा तारा होता है, हम लोग कहते हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं? टूटे तारे से कहते हैं कि हम ये बन जाए, हमारा ये हो जाए, काम हो जाए, मतलब टूटे तारों से भारत में जो है मांगना, कुछ भी वरदान मांगना, ये भारत में ये परंपरा रही है शुरू से ही, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड आगे देखो, इसमें कह रहा है कि तारे की भांति प्रतीत होते हैं टूटे तारे के बाद, जिन्हें मेटवर्स या उल्का या सोविंग स्टार कहते हैं, साउटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है, साउटिंग SHOUTING।
अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल में ही जलकर धूल तथा राख कणों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े आकार वाले पिंड होते हैं वो केंद्रीय भाग कभी कभार पृथ्वी की सतह से टकराता है, जिसे उल्कापात कहते हैं। मतलब कभी कभी जैसे मान लिया पृथ्वी है, ये वायुमंडल है और उल्कापिंड आई यहाँ वायुमंडल पे गिरी, घर्षण हुआ, थोड़ा बहुत यहीं आया, यहीं खत्म हो गया। लेकिन कुछ कुछ उल्कापिंड घर्षण के बाद पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो इसी को पृथ्वी पर आने को उल्कापात कहते हैं। पृथ्वी पर आने को क्या कहते हैं? उल्कापात। यदि यह केंद्र कई टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी की सतह पर आए, अब मान लिया एक टुकड़ा यहाँ गिरा, फिर एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, तो इसको उल्का वर्षा कहते हैं, मतलब मेटेराइक शावर कहते हैं। बहुत सारे उल्कापिंड वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ गए। इन उल्कापिंडों के प्रहार से ही कई बड़ी झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे अफ्रीका का विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकलती है, और भारत के महाराष्ट्र का लोनार झील। ये दोनों जो है उल्कापिंड के कारण जो है बने हैं। फिर है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट जिसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, क्यूपर मेखला। तो क्यूपर मेखला इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्यूपर ने इसकी खोज की थी। अब देखो ये सूर्य है ना, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो यहाँ पे कॉमेट्स पाए जाते हैं, मतलब पुच्छल तारे इधर दोनों तरफ, और पुच्छल तारों से भी दूर 5 से 15 प्रकाश वर्ष दूरी पर ये जो बेल्ट पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे बेल्ट पाए जाते हैं, इसी को क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सूर्य है तो सूर्य से 5 से 15 प्रकाश वर्ष दूरी पर ऐसे बेल्ट क्यूपर बेल्ट पाए जाते हैं। क्यूपर ने इसकी खोज की थी। क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर मेखला कहते हैं। और यहाँ पे लिखा पढ़ेंगे एक बार। हमारे सूर्य से 5 से 15 प्रकाश वर्ष की दूरी में ठोस हिमकणों से युक्त असंख्य पिंडों का बादल एक निश्चित मेखला में पाया जाता है, जिसकी खोज क्यूपर महोदय द्वारा की गई थी, इसलिए इसे क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ना समझ में आया होगा। एंड देन आगे देखते हैं ओरिजिन एंड, देखो ओरिजिन एंड इसका पृथ्वी का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो 13.7 अरब वर्ष पहले जो है 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, जैसे कि हमने पढ़ा था सिंगुलरिटी वाले में। एंड देन अभी क्या होगा कि 4.5 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी जो थी वो गैसीय आग के गोले की भांति थी। मतलब जब विखंडन हुआ था तब भी गोला आग का गोला था, और धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रह्मांड का जो है तापमान धीरे धीरे घट रहा था। तो जब ब्रह्मांड का तापमान घट रहा था तो ताप के घटने को प्रोसेस ऑफ कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ कूलिंग या शीतलीकरण कहते हैं। शीतल माने ठंडा होना। फिर उसके बाद जब फिर शीतलन के दौरान क्या हुआ कि गैसीय पृथ्वी में उपस्थित जो हल्के पदार्थ थे वो उत्प्लावित होकर सतह की ओर आ गए, और जबकि जो भारी पदार्थ थे वो निरंतर केंद्र की ओर डूबते चले गए। तो इसको पृथक्करण कहते हैं। और प्रकृति का नियम है कि जो सतही पदार्थ होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और जो कठोर माने गहरे जैसे कहते हैं वजन जिसका रहता है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा रहता है, वो क्या कहते हैं, केंद्र में चले जाते हैं। तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और कैल्शियम जो है केंद्र में चले गए, तो जिससे क्या गया, घनीभूतीकरण कहा गया। मतलब जो ठोस है वो एक जगह चला गया। ठीक है, देखो इसको इस तरह समझते हैं। अभी इसको समझ में नहीं आया हुआ, एक बार मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी पे बहुत सारे ये वजन वाला चीज़ है और ये हल्का है, सतह वाला, ये हल्का हल्का चीज़ है और ये वजन वाला है। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे ठंडा होता गया तो जो हल्के होते हैं, हल्के वाले ऊपर आ गए, कहाँ, एकदम ऊपर ऊपर आ गए, और जो वजन वाले थे वो अंदर ठोस में चले गए। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको पृथक्करण कह दिए, क्योंकि जो भारी पदार्थ थे केंद्र में गए और जो हल्के पदार्थ थे वो बाहर आ गए, तो इसको कहे पृथक्करण। क्या कहे? पृथक्करण कहे। और जो शीतलीकरण क्यों कहे कि पृथ्वी का जो ब्रह्मांड का तापमान लगातार ठंडा हो रहा है तो पृथ्वी भी ठंडी हो रही है, तो इसको शीतलीकरण कहे, मतलब शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और जो दोनों सतह से अलग हो गए, मतलब हल्के पदार्थ केंद्र के ऊपर चले गए और जो ठोस पदार्थ थे वो केंद्र में चले गए, तो इसे क्या कहा गया, मैग्मा पृथक्करण कहा गया। और जब जो इस सतह पे पदार्थ हैं हल्के हल्के वाले, एक क्या किए, इसमें प्राप्त सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम की अधिकता है, तो ये ठंडे होकर के क्या हो गए, एकत्रित हो गए। जैसे कि इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे दूध उबल रहा है, दूध गर्म है, तो गर्म होने के बाद क्या होता है कि जो हल्के पदार्थ रहते हैं जैसे मलाई, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद क्या होता है, वो दोनों आपस में एकदम मलाई आपस में चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। तो ये चिपक करके क्या हो गए,
ठोस रूप धारण करके हमारी प्रथम भूपर्पटी का निर्माण कर दिए। भूपर्पटी का समझ लो कि दूध के उबलने से, उबल रहा है दूध एकदम गर्म, और उसको ठंडा रख दो, ठंडा होने के लिए रख दो, तो ऊपर जो मलाई जम जाती है, उसी की तरह हमारा भूपर्पटी का निर्माण भी हुआ, जिसे घनीभूतीकरण कहते हैं, प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। स्पष्ट है कि इन प्रक्रियाओं ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति की है और इसका विकास निरंतर होता जा रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। शीतलीकरण, जैसे इसमें पृथ्वी के पहले ठंडा हुआ, तो देखो पहले ठंडा हुआ तो शीतलीकरण, फिर हल्के पदार्थ ऊपर आ गए और जो कठोर पदार्थ थे बीच में चले गए, तो ये हो गया क्या, मैग्मा पृथक्करण। और जो हल्के पदार्थ ऊपर थे वो आपस में क्या करे, ठोस कण के रूप में एक वो बना लिए, क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लिए और प्रथम भूपर्पटी का निर्माण कर दिए, ऊपर प्रथम भूपर्पटी का निर्माण हो गया। एंड पृथ्वी की जो आकार और आकृति देखते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो हमारी पृथ्वी ना तो गोल है और ना ही अंडे की भांति, ये क्या है, थोड़ा ऊपर से चपटा है और बीच में उभरा हुआ है। अब ये कैसे हुआ आगे देखते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी ना तो गोले की भांति है और ना ही अंडे की भांति, बल्कि यह स्वयं अपने प्रकार की है, जिसे लद्धक्ष गोलाभीय कहते हैं, गोलाभीय, ऑबलेट स्पेराइड कहते हैं, या जियोइड गोलाभीय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उभार है, जबकि ध्रुवों में चपटापन पाया जाता है। अब देखो एक विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ पे उभार थोड़ा है और यहाँ पे थोड़ा चपटापन पाया जाता है ध्रुवों में। तो इसे हम निम्नलिखित चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये है चित्र, लेकिन अब इसमें पता नहीं सही बना है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, विषुवतीय प्रदेशों की जो देखो व्यास है ये 12,757 है, और इससे जो है ध्रुवीय चपटा है, यहाँ पे तो थोड़ा चपटा है, तो इसलिए इसकी जो व्यास है कम होगा, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कम होगी, 43 किलोमीटर, 42 से 43 किलोमीटर जो है छोटी होगी ध्रुव वाली जो लाइन है। फिर पृथ्वी का घूर्णन क्या किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, पृथ्वी है और इसका यहाँ पे मान लिया उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे है दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक रेखा, जिसको पकड़ करके, जिसको मतलब इसको बेस मान कर ऐसे पृथ्वी घूम रही है इसी रेखा पे ऐसे ऐसे करके, तो इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, पृथ्वी के एकदम केंद्र से गुजरनी चाहिए, ये वाली यहाँ से केंद्र से गुजरनी चाहिए ऐसे, और ये ऐसे पृथ्वी ऐसे करके, और ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये पृथ्वी का अक्ष लंब अक्ष से 23.5 पर झुका हुआ है। जैसे मान लिया ये पृथ्वी है और ये लंब अक्ष है, तो यहाँ से ऐसे इधर झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे इसी पे परिक्रमा घूर्णन कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, जिसको बोलते हैं वामावर्त। तो घूर्णन के प्रभाव क्या होते हैं, पूछता है कि घूर्णन के प्रभाव क्या होते हैं। तो दिन रात्र की घटना होती है पहली, दूसरा दिशाओं का ज्ञान होता है, तीसरा समय का ज्ञान होता है, फिर चौथा पवन धाराओं की उत्पत्ति होती है, आकाशीय पिंडों का विस्थापन होता है, और भू चुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है सब। तो पहले दिन रात की प्राप्ति कैसे होती है, तो दिन रात की प्राप्ति होती है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। इस क्रम में पृथ्वी का वह आधा भाग जो सूर्य किरणों के सम्मुख होता है वहाँ दिन होगा और विपरीत भाग में रात्रि होगी। मतलब यहाँ सूर्य है और पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है, तो जहाँ पे इसका सामने वाला सूर्य की तरफ पड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, दिन होगा, और जो नहीं पड़ेगा इधर वाला क्या होगा, रात होगा। ऐसे घूमती जाएगी और घूर्णन भी करती जाएगी, तो दिन रात पृथ्वी पर बराबर, मतलब दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, ऐसा नहीं खाली दिन है दिन ही रहे। और दिशाओं का ज्ञान होता है इससे। अब दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, घूर्णन के क्रम में सूर्योदय पूर्व दिशा में, जबकि सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो सूर्योदय जब पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, तो पूर्व पश्चिम का ज्ञान हो गया। और जब पूर्व से पश्चिम की दिशा में जब ये डूबता है तो दक्षिण की तरफ आभासी प्रतीत होता है जाते हुए, तो दक्षिण भी ज्ञान हो गया कि हाँ दक्षिण की तरफ आभासी रूप से जा रहा है। और जब दक्षिण ज्ञान हो गया तो दक्षिण के ठीक विपरीत क्या होगा, उत्तर। तो इस प्रकार चारों दिशाओं का ज्ञान हो गया, किससे, घूर्णन से। फिर समय का ज्ञान कैसे होता है, तो पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन, मतलब 24 घंटे में मान लिया सूर्य है, तो सूर्य देखो मान लिया सूर्य है, तो सूर्य से जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में पूरा घूम जाती है। और एक वृत्त जब घूमा तो मतलब कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम रहा है तो 15 डिग्री घूमेगा कितने में, तो कितना घूमेगा, 1 घंटे में। ठीक है, क्योंकि 15 का जब
24 में गुणा करोगे तो क्या होगा, 360 आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको आता होगा तो 15 डिग्री घूम जाएगा। तो इससे हम समय का ज्ञान लगा सकते हैं। जहाँ 15 डिग्री अंतर रहेगा वहाँ 1 घंटे का अंतर रहेगा दो जगह की। मान लिया यहाँ 35 है डिग्री, ये जगह 35 डिग्री पे है, ये जगह 45 डिग्री पे है, सॉरी 50 डिग्री पे है। तो 15 डिग्री का अंतर है, मतलब 1 घंटे का अंतर होगा दोनों में। फिर देखो पवन एवं धाराओं की उत्पत्ति एवं प्रभाव। तो चूंकि घूर्णन जो होता है इधर होता है मान लिया, तो पवन और धाराएं जो होंगी इसके विपरीत होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों का संतुलन बनाए रखना है ना, इसलिए पढ़ लेना आप लोग। इसमें एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। हमारी पृथ्वी वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है, जिस पर संतुलनकारी बल विपरीत दिशा में या दक्षिण दिशा में लगता है। इसलिए धाराएं एवं पवनों का प्रवाह घूर्णन के विपरीत पूर्व से पश्चिम में पाया जाता है। अब देखो आकाशीय पिंडों का आभासी विस्थापन। तो जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो क्या लग रहा है कि जो सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। जैसे आप ट्रेन में हो तो लगता है कि एक पेड़ खड़े हैं यहाँ पे, मान लिया एक पेड़ है, ऐसे पेड़ बना हुआ है, पेड़ बना देता हूँ मैं, ऐसे पेड़ बना हुआ है, ठीक है, पेड़ बना हुआ है। और यहाँ पे रेलगाड़ी मान लिया ऐसे जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि ये पेड़ जो है बहुत तेजी गति से जा रहे हैं, बल्कि पेड़ नहीं जा रहे हैं, ये हमारा रेलगाड़ी जा रहा है। इसी तरह सूर्य और पृथ्वी का भी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। भूचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है कैसे? पृथ्वी की घूर्णन की वजह से आंतरिक एवं बाहरी करोड़ में आपस में घर्षण लगता है। जब घूर्णन करती है तो उसमें घर्षण होता है। तो घर्षण होता है, जैसे मान लिया एक जो चक्का होता है, एक चक्का आता है ऐसे करके, और इसी के ऊपर एक और चक्का आता है ऐसे करके, और दोनों के ऊपर ऐसे डंडा लगा रहता है। तो उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसमें जो दाल ओल रखी रहती है वो जैसे दाल होता है वो घर्षण के कारण उसमें हलचल होती है तो वो पिस जाता है एकदम। तो इसी तरह भूचुंबकत्व होता है, जब घर्षण होता है पृथ्वी में तो दोनों का क्या करते हैं, घर्षण की वजह से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति देखते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में वह भाग जो सूर्य और चंद्रमा के सामने होता है, दोनों के आकर्षण बल के प्रभाव से ज्वार की उत्पत्ति होती है। मतलब जो सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में जो पृथ्वी का सम्मुख भाग होगा वहाँ पे ज्वार आ जाएगा, ऊंचा उठा हुआ भाग, और जो नीचे गिर जाएगा उसे भाटा कहेंगे। ये देखो ज्वार भाटा का मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, पृथ्वी पे ज्वार भाटा। और पृथ्वी की आकृति देखो, घूर्णन के प्रभाव से विषुवतीय प्रदेश में उच्च वेग के साथ उच्च अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। क्यों विषुवतीय प्रदेश में उच्च वेग के साथ उच्च अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है? क्योंकि देखो अब आपने इसका साइकिल का धुर देखा होगा, यहाँ भार में अंतर अभी बाद में बताएंगे, इसमें साइकिल का धुर का एग्जाम्पल है। इसमें पहले देख लो कि घूर्णन के प्रभाव से विषुवतीय प्रदेश में उच्च वेग के साथ जब घूर्णन होता है तो केंद्र में घूर्णन क्या होता है, केंद्र में घूर्णन तेजी से होगा कि नहीं होगा, और ऊपर घूर्णन कम होगा। क्योंकि आप साइकिल का धुर देख सकते हैं, जब साइकिल चलती है तो अंदर जो होता है गति होती है बहुत तेज होती है, और बाहर जो होती है गति धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो इस पे क्या करता है, उच्च अपकेंद्रीय बल काम करता है। कहाँ? विषुवत रेखा पे। जो विषुवत रेखा है यहाँ पे मैक्सिमम वेग जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे अपकेंद्रीय बल काम करेगा, जिससे ध्रुवों पर न्यूनतम, इसलिए ध्रुवों पर जो होगा वो घूर्णन क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इसलिए विषुवतों पर पृथ्वी की गैसीय पदार्थों का उभार आया है, जबकि ध्रुवों पर चपटापन आया है। तो ध्रुवों पर चपटापन क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो वेग है विलासिटी वो स्लो है, और केंद्र में विलासिटी जो है ज़्यादा है, मतलब विषुवत पे वेग बहुत तेज है। इसलिए पृथ्वी की आकृति में जब यहाँ तेज है तो यहाँ पे उभार आ गया है, और यहाँ मैक्सिमम विलासिटी कम है, तो इसलिए जो है यहाँ पे विलासिटी कम है, इसलिए यहाँ पे जो है चपटापन आ गया है। फिर है भार में अंतर। तो किसी भी वस्तु का भार विषुवतीय प्रदेश में उच्च घूर्णन के कारण न्यूनतम प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवों में घूर्णन प्रभाव से भार में अधिकता प्राप्त होती है। तो इसको भी अब विषुवतीय प्रदेश में तेज तेज घूर्णन हो रहा है, मान लिया ये पृथ्वी है, बीच में विषुवतीय प्रदेश है, तो यहाँ घूर्णन तेजी से हो रहा है। तो घूर्णन तेजी से हो रहा है मतलब यहाँ पे वजन जो है भार ज़्यादा होगा, उच्च घूर्णन के कारण जो होगा न्यूनतम भार प्राप्त होगा। क्योंकि न्यूनतम भार है तभी तो तेज घूर्णन कर रहा है, और ऊपर जो है ज़्यादा भार होगा ध्रुवों पर। तो भार में ध्रुवों में घूर्णन की प्रभाव से भार में अधिकतम प्राप्त होती है, तो भार ऊपर ज़्यादा होगा ध्रुवों पे, इसलिए ध्रुवों पे जाने पर भार अधिकतम होगा और विषुवत रेखा में भार कम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें जब कोई सामान कम पैसे में ज़्यादा सामान चाहिए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? विषुवत रेखा में, क्योंकि वहाँ 1 किलो जब खरीदोगे ना तो तुम्हें और ज़्यादा प्राप्त होगा, इसलिए जाना चाहिए वहाँ पे। अब है पृथ्वी का परिक्रमण, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये है पृथ्वी का परिक्रमण। अभी तक तो घूर्णन हमने देखा, अब परिक्रमण देखेंगे। परिक्रमण में क्या होता है कि जो है पृथ्वी
देखो एक तो घूर्णन होता है जो कि पृथ्वी अपने ही कक्षा में ऐसे घूमती है, इसी यही जगह अपने जगह पे। और परिक्रमण होता है कि अपने कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। एक बार पृथ्वी यहाँ, 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 यहाँ ऐसे करके, तो ये चारों तरफ भी घूम रही है, तो इसे परिक्रमण कहते हैं। तो अब देखो इसको पढ़ता हूँ मैं थोड़ा। घूर्णन अक्ष के प्रत्यय वामावर्त दिशा में अपने ही स्थान पर की गई गति है, जबकि सूर्य के प्रत्यय चारों ओर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए चक्कर को ही परिक्रमण कहा जाता है। तथा पृथ्वी जिस काल्पनिक पथ में दूरी की परिक्रमा करती है उस ऑर्बिट कक्षक तल कहा जाता है, उसे ऑर्बिट कक्षा कहा जाता है, मतलब कक्षा तल। और पृथ्वी की कक्षा जो है दीर्घवृत्तीय है, जिसमें वामावर्त दिशा में ही परिक्रमण हो रहा है। पृथ्वी अपनी कक्षा तल से 66.5 डिग्री वाम 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है कक्षा तल में। अब जैसे इसको मतलब क्या हुआ कि कक्षा तल में झुकी हुई है, तो ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी का मान लिया ये हो गया क्या, लंबच। और पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, ऐसे करती है, मतलब 23.5 डिग्री। इधर है कितना, 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री। और तो अब ये पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है 180। और ऐसे मान लिया एक लाइन खींच दिया जब विषुवत रेखा, तो ये पूरा कितना होता है 90। ये पूरा कितना होता है 90। 90 में से 23.5 गया तो बीच वाला कितना बचा, 66, सही 1/2 मैंने 66.5 डिग्री। तो और एक कक्षा तल है, यही है कक्षा तल। तो कक्षा तल से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। और लंब अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो याद ध्यान रखना कि लंब अक्ष से 23.5 डिग्री और कक्षा तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जिसके कारण जो होता है, ये तो परिक्रमा करती है 66.5 डिग्री कक्षा तल से झुक करके, और इनका जो मार्ग होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। मतलब सूर्य ऐसे है तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगी दीर्घवृत्ताकार में। यहाँ पे अब पढ़ते हैं थोड़ा। पृथ्वी सूर्य के प्रत्यय है अपना एक पूर्ण परिक्रमण लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है। अर्थात 365 सही 1/4 दिन से यह लगभग है अतिरिक्त घंटे प्रत्येक वर्ष जुड़ते हुए चौथे वर्ष में एक दिन के बराबर हो जाते हैं। तो मतलब ये जो अतिरिक्त घंटे हैं 365 दिन के बाद जो अतिरिक्त घंटे हैं, 4 5 5 घंटे 6 6 घंटे, तो ये 4 वर्ष बाद क्या होते हैं, एक दिन के रूप में हो जाते हैं। और उसी समय उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और 366 दिन का दिन प्राप्त होता है। तो लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जुड़कर फरवरी को 29 दिन का कर देता है। हमारी पृथ्वी इस परिक्रमण पथ में 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है। जो परिक्रमण कर रही है ना, ये 1 सेकंड में 29.8 किलोमीटर जाती है, तो ये भी गति बहुत तेज है। और पृथ्वी के परिक्रमण के प्रभाव क्या हैं, अपसौर और उपसौर और अपसौर की स्थिति। अपसौर माने दूर, जब सूर्य और पृथ्वी जब पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और सबसे दूर पहुंच जाए तो 4 जुलाई को पहुंचती है, इसे कहते हैं अपसौर। अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एपेहेलियन, और उपसौर को परहेलियन कहते हैं, जो कि कितना 3 जनवरी को होता है। जब उपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी एकदम पास पास आ जाए, पृथ्वी जब परिक्रमा कर रहा है, और जो पृथ्वी जब दूर हो जाए सूर्य से बहुत ज़्यादा परिक्रमा के समय, तो 4 जुलाई को होता है ऐसा। फिर दिन और नक्षत्र दिन किसे कहते हैं, तो नक्षत्र दिन जो होता है पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन होता है। और सौर दिन क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं। ऐसे क्यों होता है कि जब घूर्णन करता है ना पृथ्वी, तो पृथ्वी जब घूर्णन करता है तो घूर्णन के साथ साथ वो प्रत्येक दिन 1 डिग्री आगे भी बढ़ा हुआ होता है। तो 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को पूरा करने के लिए 4 मिनट और लगता है। इसलिए 4 मिनट और लगने की वजह से जो 23 घंटा 56 मिनट टाइम है वो 24 घंटा में बदल जाता है। तो यहाँ पे सर ने लिखवाया भी है कि देखते हैं। पृथ्वी, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से पृथ्वी का एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का है, जिसे सिडरल डे या पृथ्वी का दिन या नक्षत्र दिवस कहा जाता है। जबकि एक सौर दिवस 24 घंटे का होता है, क्योंकि पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करते हुए लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ी हुई प्रतीत होती है, और पृथ्वी को यह अतिरिक्त दूरी को तय करने में 4 मिनट लगता है। और यह 4 मिनट नक्षत्र दिवस से मिलकर 24 घंटे का सौर दिवस बनाता है। अब ये 4 मिनट कैसे लगता है, क्योंकि 15 डिग्री को पूरा करने में 1 घंटा, तो 1 डिग्री को पूरा करने में 1 घंटा में 60/15 मिनट, 15 चौको 60 मिनट, 4 मिनट लगता है। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 1 डिग्री कैसे हुआ, जब यहाँ से घूमा, जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो 1 डिग्री आगे बढ़ गई। यहाँ पे कोण मैंने 1 डिग्री बनाया है। सेकंड है, इसका प्रभाव दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं एवं रात छोटे होते हैं, बल्कि सर्दियों में इसके विपरीत होता है। तो ये होता है स्पष्ट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरायण की वजह से दिन बड़े व रात छोटे होते हैं, तथा इसके विपरीत दक्षिणायन की वजह से जो है दिन छोटे व रात बड़े होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से। तो ऐसा फिगर बना लेना। ऋतु परिवर्तन भी होता है, किसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है,
अब देखो इसमें क्या होता है ऋतु परिवर्तन में, इसमें चार चार तरह के वो पाए जाते हैं, विषय पाए जाते हैं इसमें। इसको संक्रांतियाँ भी कहते हैं ऋतु परिवर्तन में। तो पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, इन चार ऋतु में चार संक्रांतियाँ भी पाई जाती हैं। संक्रांति सूर्य एवं पृथ्वी के सापेक्ष वह स्थिति है जब सूर्य अधिकतम उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में आभासी रूप से विस्थापित होता है। मतलब कि जो है सूर्य जो है कहाँ से, पृथ्वी के सापेक्ष जब सूर्य अधिकतम उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में आभासी रूप से विस्थापित होता है। जैसे मान लिया ए है, सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ एक पृथ्वी यहाँ घूम के आई, यहाँ घूम के आई, यहाँ, तो ऐसे प्रतीत होता है आभासी रूप से कि इधर से ऐसे से जा रहा है। तो अब यहाँ पे जब जब ये पृथ्वी धीरे धीरे पहुँचते हुए, जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर मान लिया है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, शीत ऋतु होता है और यहाँ मकर संक्रांति होती है, जो जिसमें जिसमें उत्तर भारत में मनाते हैं 14 जनवरी को खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। तो ये खिचड़ी नहीं, ये मकर संक्रांति जो होता है 22 दिसंबर को एक्चुअल वाला होता है, 22 दिसंबर को, यहाँ 22 दिसंबर। और इसे बोलते हैं शीत ऋतु भी बोलते हैं। और शरद विषु होता है यहाँ पे, शरद विषु, और यहाँ पे होता है बसंत विषु। बसंत विषु 21 मार्च, और शरद विषु जो होता है वो कब होता है, 23 सितंबर को होता है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु क्या, यहाँ होता है सूर्य, और यहाँ पे होता है ग्रीष्म ऋतु कब होता है, 21 जून को होता है। देखो यहाँ पे ये 21 जून है जिसमें ग्रीष्म ऋतु लिखा है, बसंत विषु लिखा है 21 मार्च, और यहाँ शीत ऋतु या मकर संक्रांति लिखा 22 दिसंबर, यहाँ शरद विषु 23 सितंबर, और बीच में सूर्य है। और देखो पृथ्वी, ये चारों जो होते हैं धीरे धीरे विस्थापित होती हैं, तो इस विस्थापन की वजह से ही बसंत विषु और ये सब होते हैं। मतलब अब इसमें हम लोग पढ़ के एक बार समझ लेंगे क्या क्या है। तो देखो ऐसे चार संक्रांतियाँ पाई जाती हैं। एक तो विषु संक्रांति, तो प्रत्येक 21 मार्च तथा 23 सितंबर को ये विषु संक्रांति प्राप्त होती है, जिसे क्रमशः बसंत विषु संक्रांति एवं शरद विषु संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दशा में पृथ्वी में दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। तो इन दोनों विषयों में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। कर्क संक्रांति 21 जून के दिन प्राप्त होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री अंश पर लंबवत चमक रहा होता है। इस दिशा में दिन सबसे बड़े व रात्रि सबसे छोटी होती है। कर्क संक्रांति के दिन सबसे बड़े और रात्रि सबसे छोटी होती है, मतलब 21 जून के दिन। और उत्तर में ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः दिन की अवधि बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उत्तर में, तो दिन की अवधि क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसलिए जब नार्वे है उसे अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं, क्योंकि नार्वे सबसे ऊपर है, तो नार्वे में दिन ही रहता है 6 महीने तक। और नार्वे में मध्यरात्रि का उगता हुआ सूर्य कहते हैं। मध्यरात्रि में भी यहाँ दिन रहता है, क्योंकि 24-24 घंटे का दिन होता है शायद वहाँ। मकर संक्रांति में क्या होता है, 22 दिसंबर को प्राप्त होता है, जब सूर्य की लंबवत किरणें अधिकतम दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, और इस दशा में उत्तरी गोलार्ध में रात्रियाँ बड़ी होती हैं और तथा दिन छोटे होते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को दिन छोटे होते हैं। फिर है अक्षांश बिंदु और देशांतरीय बिंदु। 1 मिनट अभी बताते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश बिंदु क्या होता है, तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा को आधार मानकर जो विषुवत यहाँ केंद्र से जो रेखाएं खींची जाती हैं, कोणीय दूरी, इन कोणीय दूरी को जो बिंदु प्राप्त होता है यहाँ पे, उसे कहते हैं अक्षांश बिंदु कहते हैं। तो अक्षांश देखो, पृथ्वी का केंद्र एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष दोनों ही गोलार्धों में पृथ्वी सतह पर प्राप्त होने वाले निश्चित कोणीय दूरी का जो बिंदु होता है उसे अक्षांश बिंदु कहते हैं। यहाँ पे है अक्षांश रेखा, तो समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत है, और यहाँ से मान लिया केंद्र के इधर एक अक्षांश बिंदु यहाँ मिला, और इतनी दूरी पर इधर एक अक्षांश बिंदु मिला, तो इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ऐसे पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं के गुण क्या होते हैं, दोनों ध्रुवों के मध्य अवस्थित अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है, जिसे 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। अक्षांश रेखा में जो दोनों ध्रुवों के बीच जो बीचों बीच होती है 0 डिग्री की रेखा, उसे विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री। एंड यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, एक ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है, बांटता है। फिर ये तीसरा वाला पढ़ते हैं, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है, परंतु दोनों ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक अक्षांश रेखा, मान लिया ये अक्षांश रेखा है एक, तो ये जो है एक वृत्त बनाएगा ऐसे, लेकिन ये दोनों बिंदु जो है एक बिंदु के रूप में प्राप्त होंगे, चाहे चारों तरफ कोई भी अक्षांश रेखा ले लो। विभिन्न अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा की लंबाई सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। जो ये बीच वाली होती है सबसे लंबी होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं। अब इसका मान लिया 40,000 किलोमीटर है, तो अगर हम इसके 60 डिग्री पर जाएंगे, मतलब
जैसे यहाँ पे हो गया 0 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री पे जाएंगे और यहाँ 75 डिग्री, तो 60 डिग्री पे जो इनकी दूरी हो जाती है वो कम हो जाती है और 75 डिग्री पे इनकी 1/4 हो जाती है और 60 डिग्री पे 1/2, मतलब इसकी लंबाई अगर 40,000 किलोमीटर है तो 60 डिग्री पे जाएंगे, 0 डिग्री है, 0 से 1 2 3 4 60 डिग्री पे जाएंगे तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 40,000 की 1/2 हो जाएगी, मतलब 20,000 हो जाएगी। और जब 75 डिग्री पे जाएंगे तो 1/4 हो जाएगी, मतलब 10,000 हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि देखो ये 0 डिग्री पे 40,000 किलोमीटर, 60 डिग्री पे 20,000 किलोमीटर और 75 डिग्री पे 10,000 किलोमीटर। तो इस तरह से इसकी दूरी ली जाती है। कुल अक्षांश बिंदु होते हैं 181। क्यों, कैसे अक्षांश बिंदु 181 होते हैं? ऐसे देखो, मान लिया एक बिंदु ये हो गया 0 डिग्री, ये ऐसे 180, 90 इधर होता है, 1 2 3 4 ऐसे 90 यहाँ तक होता है और 90 इधर होता है नीचे। 90 90 कितना हो गया 180 और बीच में एक 0 डिग्री होता है। तो कुल अक्षांश बिंदु कितने हो गए 181। लेकिन रेखाएं कितनी हो गई, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है एक बिंदु के रूप में रहता है, रेखा के रूप में नहीं, तो इसलिए अगर जो रेखाएं पूछे तो इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद 179 बिंदु हैं और 181 रेखा हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर माने होता है कि ऐसे एक के ऊपर एक, जिसके मध्य की दूरी लगभग समान प्राप्त होती है, परंतु इनके मध्य की दूरी तो समान प्राप्त होती है, परंतु वास्तविकता यह है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर पृथ्वी के बढ़ती वक्रीय ढाल के साथ दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। मतलब ऐसे कहते हैं कि ये दोनों की दूरी, बीच की दूरी से मान लिया 111 किलोमीटर है, इसके दोनों के बीच, इसके दोनों के बीच 111 कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी दूरी थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन ये नाम मात्र ही बढ़ती है, ज़्यादा दूरी नहीं बढ़ती है। और औसत रूप से यह 111.35 किलोमीटर प्राप्त होती है इनके बीच की दूरी। एंड इधर पृथ्वी में अवस्थित विभिन्न अक्षांशीय रेखाओं में कुछ विशिष्ट निर्धारित सूर्य की किरणों की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। जैसे कर्क एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में है, अंटार्कटिका साउथ में है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री पे क्या है विषुवत है, 23.5 पे कर्क है, 23.5 साउथ पे मकर है, 66.5 यहाँ अंटार्कटिका है और इस 66.5 ऊपर आर्कटिक है। अब देशांतर बिंदु एवं देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा को समान कोणीय दूरी के बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तर से ऐसे ऐसे मिलाने वाली रेखा को, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और पूर्वी देशांतर जो है 180 होते हैं, पश्चिमी देशांतर 180 होती हैं। तो कुल मिला के कितने होते हैं? 360, क्योंकि जो 180 देशांतर होती है 180 डिग्री की, वो दोनों के लिए कॉमन होती है। मतलब एक पूर्वी देशांतर जैसे मान लिया ऐसे है पृथ्वी, तो ये जो 180 है दोनों के लिए कॉमन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 179 फिर 180, इधर इसका ही भी 180 कॉमन है। पूर्व की तरफ वेस्ट और ईस्ट दोनों का जो है कॉमन रहता है। लंदन के समीप ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी है, पृथ्वी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। जैसे मान लिया पृथ्वी है तो एक रेखा ये है 0 डिग्री और एक है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इधर से जाएंगे तो भी इतना आएगा, मतलब 180 डिग्री इसके लिए भी कॉमन है, इस गोलार्ध के लिए, इस गोलार्ध के लिए भी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों के लिए कॉमन है। तो और ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। देखो ये आगे वाला है, पीछे वाला अभी ग्लोब होता तो दिखाते कि एक आगे वाला भाग है ये 0 और एक पीछे वाला 180 है, ठीक है। और इसको 180 कैसे, मतलब ऐसे चौड़ा कर दिया जाए तो ये ऐसे बन जाता है, मतलब ये 180 है और इसी के ऊपर ये 0 वाला है इधर, तो ये दो भागों में बट गई। ग्रीनिच लाइन से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर कहते हैं, जिसे 0 डिग्री प्रधान देशांतर कहते हैं। इससे पूर्व में 180 देशांतर है, जबकि इसके पश्चिम में 180 देशांतर है, जिन्हें पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना था। कुल देशांतर रेखा जो है 360 है, क्योंकि 180 जो है कॉमन है। प्रत्येक देशांतर अपने आप में स्वतंत्र है, जबकि 180 डिग्री पूर्व रेखा पूर्वी और पश्चिमी के लिए समान है। प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश रेखा के भांति अर्धवृत्त होती है, जबकि दोनों ध्रुवों के आपस में जोड़ती है। प्रत्येक देशांतर रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा के भांति अर्धवृत्त होती है, जैसे अर्धवृत्त होती है प्रत्येक देशांतर रेखा। और जब इसे हमें पूर्ण वृत्त बनाना हो तो क्या करते हैं? इसके विपरीत जो है हम क्या करते हैं उसे, यदि किसी देशांतर रेखा को पूर्ण वृत्त बनाना है तो उसके विपरीत के एक देशांतर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया हमें 45 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ईस्ट को हमें पश्चिमी देशांतर एक वृत्त बनाना है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 180 में से 45 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 135, और ईस्ट को वेस्ट कर देंगे तो 135 डिग्री वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड दो देशांतरों के मध्य दूरी 111.35 किलोमीटर प्राप्त होती है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं देशांतर के मध्य दूरी घट जाती है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ऐसे दूरी जो है घटती जाती है। फिर
देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को ग्रिड कहा जाता है। जैसे मान लिया ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच का जो स्थान प्राप्त हुआ उसे ग्रिड कहा जाता है। फिर पृथ्वी में दो बिंदुओं के मध्य समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि एक घूर्णन में जो है 24 घंटे होते हैं, तो 360 डिग्री, एक घूर्णन में 360 डिग्री 24 घंटे, और एक घंटे में 15 डिग्री का घूर्णन होता है, और 1 मिनट 4 मिनट, 1 डिग्री का घूर्णन 4 मिनट में होता है। ये हमने कैलकुलेशन पहले ही बता दिया। तो जैसे हम 0 से 15 डिग्री पूरब की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा आगे होगा, 15 से 30 डिग्री पूरब की तरफ 2 घंटा आगे होगा, 0 से यहाँ तक 30 तक, फिर ऐसे 3 घंटा। तो पूर्व के समय में संदर्भ में आगे मतलब सूर्योदय पहले हो जाता है और पश्चिम में समय के पीछे प्राप्त होता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री पे ऐसे होती है और ये 2 भागों में बांटती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा ऐसे तिरछी मिर्ची है, मतलब इसका लाइन जो है टेढ़ा मेढ़ा है, 14 बार शायद टेढ़ा है, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ये टेढ़ा क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये ऐसा है ना, ये रेखा ऐसी है कि एक तरफ ये वेस्ट और ईस्ट में बांटती है, मतलब एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट। तो ये इधर जो दिन रहेगा, इधर वेडनेसडे रहेगा, तो इधर इसे क्या रहेगा, जैसे मान लिया ये वेडनेसडे, ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है और ये पूरब है। तो पूरब में मान लिया अगर वेडनेसडे रहेगा तो इधर क्या रहेगा, उसी दिन इधर क्या रहेगा, मंडे रहेगा। मंडे नहीं, सॉरी, एक दिन का अंतर होता है, मतलब यहाँ मंडे रहेगा तो यहाँ ट्यूसडे रहेगा, और ये बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा को टेढ़ा मेढ़ा इसलिए किया गया क्योंकि मान लिया बीच में कोई द्वीप है, तो इसी बीच में अगर जो कर दिया जाता तो इन दोनों का अलग अलग टाइम हो जाता है। यहाँ आधा टाइम मंडे रहता है और इधर ट्यूसडे रहता है, तो इसलिए क्या किया, टेढ़ा थोड़ा कर दिया गया ऐसे कि मतलब इधर मंडे ही रहे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। और इसमें देखो अब यहाँ पे एक जो डोमेडो द्वीप है, यहाँ पे एक, यहाँ डोमेडो द्वीप है यहाँ पे, तो डोमेडो द्वीप को काटता है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, क्योंकि इधर चुकची लैंड है और इधर अलास्को है, इसलिए इन दोनों को ना काट सके, इसलिए बीच में डोमेडो को ही काट देता है। और ग्रीनविच, ये जो ग्रीनविच है अफ्रीका में ग्रीनविच टाइम है, यहाँ थर्सडे है, यहाँ वेडनेसडे है। देखो मैंने दिखाया है इसमें। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि टोक्यो से, और देखो एक हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप से 10 बजे कोई ट्रेन, कोई मतलब यात्री जाता है ट्यूसडे को, तो 11, सॉरी यहाँ क्या लिखा है, 10 PM पे चलता है और 10 घंटे तक ट्रैवल करता है। 10 PM पे मंडे को चलता है। जैसे मान लिया ऐसे देखो, ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ठीक है, यहाँ वेस्ट है, इधर ईस्ट है। यहाँ से यहाँ चला कोई आदमी, यहाँ था मंडे, 10 घंटा का ट्रैवल किया, तो यहाँ कौन सा दिन होगा ऐसे पूछ रहा है। तो जब 10 घंटे का ट्रैवल करेगा, 10 बजे यहाँ से चला था, 10 कितने, 10 PM पे ना, 10 PM पे चला था, तो 10 PM पे चला था, 10 घंटे चला, तो 10 PM और 10 घंटे चला, तो यहाँ 12 यहीं बज गया होगा। और जब 12 बज गया तो फिर यहाँ कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो गया। और ट्यूसडे के बाद जब यहाँ ट्यूसडे होगा तो यहाँ कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ ईस्ट में क्या होगा, वेडनेसडे पड़ेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ 10 बजे चला तो 10 बजे मंडे को चला तो यहाँ ट्यूसडे पहुँच जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ 10 घंटे लग रहे हैं। तो 10 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटा, तो यहाँ भी 2 घंटे, 10 घंटों को जोड़ देंगे पहले, तो जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, तो यहाँ वेडनेसडे को पहुँचेगा। लेकिन अगर यही कहता 10 PM पे चल रहा है और 1 घंटा खाली चल रहा है, तो 11 बजे, 1 घंटा में 11 बजे, मतलब 11 बजे पहुँच जाता, तो 11 बजे यहाँ क्या था, वेडनेसडे था, मंडे था, तो यहाँ क्या हो जाता, ट्यूसडे हो जाता। लेकिन चूंकि 10 घंटे चला, तो 10 में जब 10 जोड़ेंगे तो 12 बज गया, मतलब दूसरा दिन यहाँ लग गया, तो इसलिए इधर जो है नेक्स्ट दिन, मतलब यहाँ मंडे चला तो वेडनेसडे को पहुँचा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और कि इधर से जब चला, इधर इस वाले ईस्ट से वेस्ट चला, और यहाँ क्या था, मान लिया आपका था कि 6 PM पे चला, 6 PM पे चला, और दिन कौन सा था, मंगलवार था। देखो यहाँ पे मैंने बताया है, दिन मंगलवार था और 6 PM पे टोक्यो से हवाई द्वीप के लिए चला, 8 घंटे चला। तो जब 8 घंटे चला, तो यहाँ जब मंगल था तो यहाँ क्या था, बुध था, यहाँ मंगल था तो इधर क्या रहेगा, मंडे था, मतलब सोमवार था। तो जब यहाँ से 8 घंटा, मतलब 8 घंटा चला है कुल मिला के, तो 8 घंटा, 6 PM में 8 घंटा जोड़ेंगे तो 8 से 14, मतलब 12 बज गया एक बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगल, और यहाँ क्या हो जाएगा, बुध। यहाँ मंगल होगा तो यहाँ क्या होगा, बुध को। तो ये कब पहुँचेगा, तो यहाँ पे मंगल को चला था, मंगल को ही पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों में से जुड़ गया। तो इस तरह से उल्टा भी लेंगे और सीधा भी ले लेंगे, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा।
फिर उसके बाद ये प्रधान या उत्तर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, एक क्वेश्चन है। बुर्किना फासो, माली और चाड, चाड से नहीं गुजरती है। और ये ब्राज़ील शायद है। 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या है। घाना है यहाँ पे, घाना। तो प्रधान या उत्तर रेखा जो है इसे प्रधान या उत्तर रेखा है, जो कि बुर्किना फासो, घाना, माली से गुजरती है, लेकिन चाड यहाँ चाड से नहीं गुजरती है। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सही आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके देखिए।